हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीएससी ड्रेसर परीक्षा 2025 को लेकर। कब हो सकती है आपकी परीक्षा कब होगी? संभावित डेट जुलाई 2025। हाँ जी हाँ, संभावित डेट जुलाई 2025, क्योंकि ये जून का महीना में अब तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल 99% अब जून के महीने में आपका पेपर नहीं कंडक्ट होगा। उसके पीछे रीजन है रेलवे का पेपर, और आपके बिहार ही में, ठीक है, आपके बिहार में भी पेपर स्टार्ट हो गए हैं 20 तारीख से, ठीक है। तो उसी को देखते हो, और भी ऑनलाइन पेपर, ऑफलाइन तो होता नहीं। ऑफलाइन होता तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई कनेक्शन नहीं सेट हो सकता है। ऑनलाइन में सेंटर बुकिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है एग्ज़ाम कंडक्ट एजेंसियों के लिए, ठीक है। तो उसके साथ ही साथ, जैसा आप सभी को पता है, प्रीवियस ईयर पेपर पूरा 100% हम आपको करवा रहे हैं। लास्ट 10 ईयर के ड्रेसर के विभिन्न भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का सॉल्यूशन करवा लें, जो आप उसको बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। मैं आपको बोलता हूं भैया, अगर आप वीडियो को ये देख के आए हुए हैं कि परीक्षा की जानकारी हमको मिलेगी, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो कम से कम 20 मिनट 40 मिनट का जो भी वीडियो है उसको ध्यानपूर्वक देख लिया करिए। कुछ ना कुछ बेनिफिट आउटपुट यहाँ से आपको निकलने ही वाला रहता है। और अगर सही लगता है तो फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटिन्यू अपनी स्टडी को देखें। आप प्रीवियस ईयर पेपर आपको ढूंढ लीजिए, आपको मिलने वाला नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे करवाया जा रहा है वो चीज़ आपको हमें नहीं है देखने के लिए। देखिए, आपके सामने एक नोटिस दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके सामने एक नोटिस दिखाई दे रहा है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो भर्तियां आई थी, उसका जीटीओ के पद पर जो भर्ती निकाली गई थी, उसका एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर हो चुका है। 16 तारीख को है, 16/6/2025 को। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन नंबर 3 2024 जो वैकेंसी निकल के आई थी लिपिक भंडार सहायक के पद पे, इसका एग्ज़ाम डेट 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, फिर इधर 26, फिर इधर 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30, मतलब पूरा जून आपका एंड इसी का पेपर होने वाला है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की तरफ से जो भर्ती निकल के आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 2 2024 जीटीओ के पद पे, और आपका जो निकल के आया था नोटिफिकेशन 3 2024 तत्काल लिपिक भंडार सहायक के पद पे। तो पूरा लास्ट जून में इसी का पेपर कंडक्ट होने वाला है। जो एक उम्मीद लग रही थी कि बिहार ड्रेसर का पेपर आपका जून एंडिंग में हो जाएगा, तो भैया ऑनलाइन पेपर ये भी होगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सीबीटी का आयोजन किया गया है। तो अब जब सेंटर ऑलरेडी इन लोगों का बुकिंग हो चुका है, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आपका पेपर अब लास्ट ये जून के महीने में, इन दिनों के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं कंडक्ट होगा। अब आपका पेपर जुलाई में ही होने वाला है। अरे भैया, आप बोलोगे कि सर ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं? ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि भैया सेंटर, अब ये सभी जो बिहार के सभी ज़िलों में पेपर होगा। ऐसा नहीं है कि बिहार राज्य के किसी एक ज़िले में ही पेपर होगा, ये सभी ज़िलों में पेपर होगा। बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई किए हुए हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर खाली ही ना मिले टीसीएस को। बीटीएससी जो टीसीएस को टेका दे के रखा है, इसका भी पेपर टीसीएस ही लेने वाली है, आपका भी पेपर टीसीएस ही लेने वाला है। इसके पहले एनटीपीसी का पेपर चालू है 24 तक, ठीक है। तो एनटीपीसी का गैप होगा इन दिनों में, इसलिए यहाँ पे आपको 22-24, वैसे भी 24 तक एंड है एनटीपीसी का, 24 तक एंड ही है। यहाँ पे 16 इन्होंने दिया है, शायद गैप होगा 16 को एनटीपीसी का पेपर नहीं होगा, तो इसलिए 16 को यहाँ पे या होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा सेंटर ना दिया होगा पटना में, बिहार में, ठीक है। बिहार में ज़्यादा ना होगा, कुछ ही जिलों में होगा, ये चीज़ भी हो सकता है। तो इसलिए 16 तारीख को यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जा रहा है इसका। फिर उसके बाद 22 तारीख देखिए गैप, 16 के बाद सीधा 20 आया, 4 दिन का गैप दिया, उसके बाद 22 2 दिन का गैप दिया, फिर उसके बाद 24-25, फिर इधर गैप नहीं दिया है, इधर कंटिन्यू, क्योंकि इधर से कंटिन्यू इसलिए पेपर दिया गया है क्योंकि रेलवे एनटीपीसी का पेपर 24 तक ही था, इसलिए इधर आपको गैप नहीं दिखाई दे रहा है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, उसके बाद 30 लगातार। हाँ, यहाँ से गैप दिया है, 16 के बाद 20 किया है, 16 के बाद 20, फिर 22, फिर उसके बाद गैप ही नहीं है कहीं पे, ठीक है। 16 के बाद देखिए 20, 22, तो ये एनटीपीसी पेपर होने की वजह से ये गैप दिया है।
और बाकी यहाँ देखिए जैसे एनटीपीसी का पेपर 24 तक खत्म हो रहा है, फिर 24 से लगातार पेपर ही पेपर है, ये रीजन हो सकता है। तो आप ये अब मान के चलें कि आपका पेपर इन दिनों में तो नहीं होने वाला है। कहाँ से होगा यार, गैप ही नहीं है कहीं पे, तो ये करवा ही नहीं पाएंगे। अब आपका जुलाई में ही होगा, जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, या फिर कब जा सकता है इसकी कोई निश्चित जानकारी आयोग अभी नहीं, आयोग की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। आयोग से पूछा जा रहा है तो उन्होंने बोला जा रहा है कि अंडर प्रोसेस में है प्रक्रिया, अंडर प्रोसेस मतलब अंडर प्रोसेस में है प्रक्रिया, किया जा रहा है काम। जैसे भी कोई चीज़ होगा हम नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल देंगे। तो ये चीज़ है। तो आप सभी लोग अभी पढ़ाई पे फोकस करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि भैया जो समय है अच्छे से उसको सही सदुपयोग करिए और पढ़ाई पे मन लगाकर अपना फोकस करिए, ठीक है। तो हमने देख लिया संभावित डेट जुलाई में ही हो सकता है आपके परीक्षा को लेकर। और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन 100% ओरिजिनल। आज का जो टॉपिक रहेगा वीडियो नंबर 4 है, इसमें हम नालको में वैकेंसी आई थी, ठीक है, ड्रेसर के पद पे। अभी उसका हाल ही में इन्होंने ज्वाइनिंग ही दिया है, 1-2 महीना हो रहा है। ड्रेसर के पद पे 4-5 पोस्ट निकल के आया था नालको में, उसका पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये नालको का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 20/12/2024 को निकल के आया था, ठीक है। लगभग 500 प्लस वैकेंसी थी। तो यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो यहीं पे आपको एक ड्रेसर का पद भी दिखाई देगा, ठीक है। हालांकि इसमें ड्रेसर का सर्टिफिकेट नहीं मांगा था, इसमें फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट मांगा गया था। किसका? फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट मांगा गया था। तो फर्स्ट एड जो किया था उसके लिए ये अप्लाई किया था, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 4 नंबर पे ड्रेसर, ठीक है। टोटल वैकेंसी 5 पोस्ट निकल के आई थी ड्रेसर, और यहाँ पे फर्स्ट एड मांगा गया था। जो फर्स्ट एड किया था यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन लिखा गया है, ठीक है। सेंट जॉन एम्बुलेंस से फर्स्ट एड कोर्स होना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने किया था डाला था और बड़ी आसानी से सिलेक्शन भी ले लिया। तो इसी का पेपर सॉल्यूशन हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। देखिए अब तक आपको बोला जा रहा था कि देखिए जुड़े हुए नहीं थे, ऑलरेडी 4 वीडियो, चौथा वीडियो है आज के इस टॉपिक, इस वीडियो का चौथा है। ये आपका जो चल रहा है टॉपिक प्रीवियस ईयर लास्ट 10 ईयर पेपर सॉल्यूशन, इसका चौथा वीडियो है, ठीक है। अब तक तो मान लीजिए कैंडिडेट नहीं जुड़े हुए थे, अब लगभग ड्रेसर के ही 70 से लेकर 80 कैंडिडेट जुड़ चुके हैं इस चैनल पर। तो भैया लाइक तो बनता ही है, जो लोग देख रहे हैं यार लाइक करने में क्या दिक्कत है, आपको समझ नहीं आता है। इससे क्या रहता है, सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चीज़ें आप कर रहे हो सही, तो आपको लोग पसंद कर रहे हैं। अदरवाइज वो डिमोटिवेट हो जाता है, फिर सोचता है क्या ही हमारा फ़ायदा, ठीक है, क्या ही फ़ायदा, क्या ही करने से। अब मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत की चीज़ें हो पाती हैं। ठीक से उसको बनाना, ये सब करना, वीडियो शूट करना बहुत मेहनत लगती है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझें और अपना सपोर्ट बनाएं। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पूछा गया था कि वह कौन सी संज्ञा है, वह कौन सी संज्ञा है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिएगा। वह कौन सी संज्ञा है जो त्वचा की सतह, ध्यान देना है, यही चीज़ आपको समझ लेना है, यहीं से पकड़ लेना है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। त्वचा की सतह से संबंधित आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन को दर्शाता है। त्वचा की सतह भैया सरफेस एनाटॉमी हो जाएगा। मैंने आपको 2 चीज़ बता के रखा है, जहाँ पे संरचना की बात आए सीधा एनाटॉमी पे जाना, ठीक है, एनाटॉमी पे जाना। और इसके बाद यहाँ पे त्वचा की बोला गया तो सरफेस एनाटॉमी हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी और भी व्याख्या में आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्याख्या में बताया गया कि भैया सरफेस एनाटॉमी का अध्ययन बाहरी शारीरिक चिन्हों और आंतरिक भागों के बीच संबंध पर केंद्रित होता है, जिससे चिकित्सक स्पर्श द्वारा अंगों की पहचान सकते हैं, ठीक है, पहचान सकते हैं, अंगों को पहचान सकते हैं। बाकी रेडियोग्राफिक एनाटॉमी इमेजिंग पर आधारित होता है, और रीजनल एनाटॉमिक शरीर के खंडों का अध्ययन करता है। और आपका हिस्टोपैथोलॉजी सूक्ष्म स्तर पर रोगों का अध्ययन, पैथोलॉजी का मतलब ये होता है रोगों का अध्ययन, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब सूक्ष्म स्तरों पर रोगों का अध्ययन करता है। ये व्याख्या में चीज़ें हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखिएगा, हिंदी वाले हिंदी में। पूछा जा रहा है कि वह कौन सा बॉडी सिस्टम है जो वृद्धि और मेटाबॉलिज्म जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले हार्मोन बनाता है। तो हम सभी को पता है कि भैया जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है ये हार्मोन ही बनाता है, हार्मोन ही रिलीज करता है, हार्मोन का ही सिक्रेशन करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। व्याख्या में आप देख सकते हैं, व्याख्या में बोला गया कि एंडोक्राइन सिस्टम विभिन्न प्रकार की ग्लैंड के माध्यम से, ध्यान देना है किसके माध्यम से, ग्लैंड के माध्यम से क्या करती हैं,
हार्मोन रक्त में छोड़ती हैं, जो शरीर की वृद्धि और मेटाबॉलिज्म अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करते हैं। बाकी इम्यून सिस्टम शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम पता ही है, गैसों का आदान प्रदान करता है। और आपका ये चीज़ें हो गया। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इंग्लिश वाले पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हिंदी वाले देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि भैया माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। सभी को पता है माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया ये एटीपी को एरोबिक रिस्पायरेशन देता है। द जनरेटेड एनर्जी एटीपी वाया एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस यहाँ पे करेक्ट है। अब व्याख्या में चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। माइटोकांड्रिया ऑक्सीजन की सहायता से क्या करता है, पोषक तत्वों को एटीपी में बदलते हैं, जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। ठीक है, वहीं पे ऑप्शन नंबर ए में जो दिया था डीएनए, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। और वहीं पे ऑप्शन नंबर बी में जो दिया था प्रोटीन संश्लेषण, ये राइबोसोम पर होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लाइसोसोम को क्या काम है भैया, इसको सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करते हैं ये लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब अभी नहीं, कुछ से प्रश्नों में ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, तो आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी उत्तर हमको तो दिखाई दे रहा है, तो प्रैक्टिस कहाँ पे हो पाएगी। भैया चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी 4-5 प्रश्न में टिक दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, ये जानबूझ को टिक लगाया गया ताकि आपको लगे कि भैया ये चीज़ है, उसके बाद आप प्रैक्टिस खुद करेंगे। निम्नलिखित में से सभी मांसपेशी ऊतक के प्रकार हैं सिवाय एक को छोड़कर। स्केलेटल है, कार्डियक है, स्मूथ है। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत है, ये आपका करेक्ट नहीं है। रेटिकुलर ये एक प्रकार की मांसपेशी ऊतक नहीं है। व्याख्या में देखिए, रेटिकुलर एक कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है ये? एक कनेक्टिंग टिश्यू है, मांसपेशी टिश्यू नहीं है, मसल टिश्यू नहीं है। ये एक कनेक्टिंग टिश्यू है जिसमें जाल जैसी संरचना होती है। स्केलेटल मांसपेशियों हड्डियों से जुड़ी होती है। कार्डियक भी मांसपेशियां हृदय में पाई जाती हैं। वहीं पे स्पूस मांसपेशियां आंतरिक अंगों की दीवारों में होती हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 5 इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिएगा। इंग्लिश वाले में आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में हिंदी वाले देखेंगे। एक खिलाड़ी को बार बार काल्प में ऐंठन होता है, सबसे अधिक प्रभावित ऊतक कौन सा होगा? तो भैया काल्प में ऐंठन हो रहा है तो सबसे अधिक प्रभावित आपका स्केलेटल मसल होगा। ठीक, स्केलेटल मसल ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। व्याख्या में देखेंगे, व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 पूछा जा रहा है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन शब्द का तात्पर्य किससे है? तो साइनोवियल मेम्ब्रेन शब्द का तात्पर्य किससे है भैया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सेनोवियल ज्वाइंट का सेनोवियल का काम क्या है? सेनोवियल मेम्ब्रेन का काम क्या है? तो ये एक लेयर लाइन बनाती है जो ज्वाइंट को फ्रीली घूमने में, मतलब चारों तरफ से फ्री तरीके से घूम सके, एक कैविटीज़ का निर्माण करती हैं। ठीक है, लाइन कैविटीज़ का निर्माण करती हैं जिससे जोड़ आसानी से घूम सके। ठीक है, मूव कर सके। व्याख्या में आप देख लेना। व्याख्या में बोला जा रहा है कि सेनोवियल मेम्ब्रेन फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है, जैसे कि घुटनों में पाया जाता है, कोहनी में पाया जाता है, और अंदरूनी भाग को ये ढकती भी हैं, चिकनाईदार तरल बनाती हैं। और ऑप्शन नंबर ए में जो बोला था ये आपका पेरियोस्टम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया? देखिए, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया था द टप कवरिंग ऑन द सरफेस, तो ये भैया नहीं होगा। यहाँ पे और भी व्याख्या दिया गया सभी ऑप्शन के बारे में, आप ये देख लेना। ठीक है, नालको भर्ती परीक्षा 2024 का पेपर सॉल्यूशन हम लोग कर लें। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कौन सा कंकाली विभाजन शरीर के अंगों और उन्हें धड़ से जोड़ने वाले गिडल से मिलकर बना होता है? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एपेंडिकुलर स्केलेटल। ठीक है, पूछा जा रहा था कि कौन सा, अब देखिए यहीं से आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, आप उत्तर नहीं बताया गया है, आप प्रैक्टिस करिए। कौन सा कंकाली विभाजन शरीर के लिम्स और उनके ट्रंक से जोड़ने वाले ग्रिडल से मिलकर बना होता है? तो भैया अपेंडिकुलर स्केलेटल आपका करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या में देखेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटल में
पेक्टोरल गिर्डल जो जिसका नाम जहाँ पे कंधे का भाग होता है, ठीक है। और आपका पेल्विक पेल्विक गिर्डल में जो कूल्हे का भाग हो गया, और ऊपरी ऊपरी एवं निचले अंगों की हड्डियाँ शामिल होती हैं। बाकी आपका एक्सियल नहीं होगा, ठीक है, ये सिर की हड्डियों है। और आपका वर्टिब्रा भी नहीं होगा, कशेरुका भी नहीं होगा। बाकी रिब्स आप ही जान रहे हैं, रिब्स के जाती हैं इसमें, ठीक है। आपका क्रेनियल में क्या आता है, केवल खोपड़ी रहता है, ठीक है, खोपड़ी को दर्शाता है। थोरेक्सिस थोरेक्सिस में सिर्फ छाती और पसलियाँ स्टर्नम रहती हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, पूछा जा रहा है कि इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में। प्रश्न नंबर 8 पूछा जा रहा है कि वजन सहन करने वाले जोड़ जैसे कि घुटनों में समय के साथ क्षयकारी परिवर्तन क्यों आ जाते हैं। वजन सहने वाले, ध्यान देना है, वजन सहन करने वाले जोड़ जैसे कि घुटना क्या करता है, पूरा शरीर का भारी घुटने पे ही तो रहता है ना। तो समय के साथ जैसे समय बदलता रहता है उसमें क्षयकारी परिवर्तन आ जाते हैं। तो क्यों, ऐसा क्या रीज़न है, उसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है। सारे ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, ए बी सी, और यहाँ पे डी भी दिख रहा है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा सर, राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कंटिन्यूअस मैकेनिकल स्ट्रेस जो लगता है ये कार्टिलेज को नष्ट कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या में आप देख लेंगे, कंटिन्यूअस मैकेनिकल स्ट्रेस ये लगातार जो यांत्रिक दबाव रहता है कार्टिलेज को नष्ट कर सकता है। व्याख्या में हम देखेंगे कि भैया व्याख्या में बोला जा रहा है कि घुटना कूल्हा जैसे जोड़ हमारे शरीर का पूरा वजन सहते हैं। चलने, खड़े होने और दौड़ने जैसी क्रियाओं में ये जोड़ों पर बार बार दबाव पड़ता है। यह लगातार मैकेनिकल स्ट्रेस कार्टिलेज को धीरे धीरे घिसा देता है, जिससे जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन हो सकती है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस ही आ गया, पूछ लिया गया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण निम्न में से सभी हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है, एक को छोड़कर बाकी सभी हैं। इसका राइट उत्तर आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए बोला जा रहा है कि आराम के बाद जोड़ में अकड़न, ये तो है ही भैया, अर्थराइटिस में ये तो देखा ही जाता है। यहीं पे ऑप्शन नंबर बी में बोला जा रहा है कि रिपीटस खड़खड़ाहट जैसे, हाँ ये भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में बोला जा रहा है कि सूजन के कारण जोड़ में सूजन, ये भी सही है। लेकिन यहीं पे डी में देखिए सिस्टेमेटिक ऑटोइम्यून अटैक ऑन जॉइंट, तो ये सिस्टेमेटिक ऑटोइम्यून मतलब जो आपका जोड़ की परतों का एक सिस्टम रहता है उस पर ऑटोमेटिक अटैक नहीं करते हैं, जोड़ों पे ऑटोमेटिक अटैक ये इसका काम नहीं है, ठीक है। ऑटोइम्यून बोल सकते हैं कि ये ऑटोइम्यून हमला नहीं करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक आपका वियर एंड टीयर प्रकार की बीमारी है। किस प्रकार की बीमारी है, वियर एंड टीयर प्रकार की बीमारी है, जो उम्र के साथ कार्टिलेज के घिसने से होती है। इसके लक्षण है जोड़ों में अकड़न, विशेषकर आराम के बाद, चलने पर जोड़ों से आवाज़ आना, हल्की फुल्की सूजन भी हो सकती है। लेकिन ऑटोइम्यून अटैक ये अर्थराइटिस का नहीं है, तो किसका है, फिर किसका है, तो आप बताएंगे सर ये रूमेटाइड अर्थराइटिस का लक्षण है। किसका है, रूमेटाइड अर्थराइटिस का लक्षण है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक 50 वर्षीय व्यक्ति को बार बार जोड़ लॉक होना, दर्द हो रहा है घुटने में, किस संरचना में कार्टिलेज की क्षति की संभावना है। अच्छा प्रश्न है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा भैया मेनिस्कस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये दोबारा रिपीटेड प्रश्न हो गया, ठीक है। अभी हम इसके पहले जो वीडियो करवाए हैं वहाँ पे भी ये प्रश्न बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के पूछा है। यहाँ पे पूछ लिया कि कार्टिलेज की क्षति किस संरचना में कार्टिलेज की क्षति की संभावना है। तो मेनिस्कस में जो कार्टिलेज है उसकी क्षति की संभावना होता है अगर 50 वर्ष का व्यक्ति है और बार बार जोड़ लॉक होना, ठीक है, और दर्द हो रहा है, तो घुटने की भैया मेनिस्कस संरचना में कार्टिलेज की क्षति की संभावना है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। व्याख्या में देखेंगे, घुटने में दो मेनिस्कस होते हैं, पहला हो गया मीडियल, दूसरा हो गया लेटरल, जो कार्टिलेज से बनी होती हैं। इंपॉर्टेंट है, घुटने में दो मेनिस्कस होते हैं, मीडियल और लेटरल, जो कार्टिलेज से बनी होती हैं और जोड़ों में कुशन का काम करते हैं, ठीक है। अगर मेनिस्कस फट जाए तो क्षतिग्रस्त हो जाए तो जोड़ों में लॉकिंग, ठीक है, लॉकिंग हो जाता है और आवाज़ और दर्द महसूस होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 11 नंबर, पूछा जा रहा है कि
हिमेटोपोइसिस क्या है? हिमेटोपोइसिस क्या है? व्हाट इज द हिमेटोपोइसिस? इसका राइट उत्तर आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी। तो क्या है हिमेटोपोइसिस? हीम से आपको समझ में जाना है कि भैया ब्लड की बात है। हीम से मतलब ब्लड की बात है। अपोसिस का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में देखिए, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड सेल इन बोन। यही तो करेक्ट है, यही तो करेक्ट है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड सेल इन बोन मैरो। ठीक है, हड्डी के मज्जा में नए रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। व्याख्या में देखेंगे, हिमेटोपोइसिस मुख्यतः रेड बोन मैरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12 नंबर पूछा जा रहा है कि कौन सी रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से एलर्जी की प्रतिक्रिया से निपटती हैं और परजीवी संक्रमण से लड़ती हैं? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कुछ दिमाग ही लगाना नहीं है भैया। जो एलर्जी की प्रतिक्रिया रहती हैं और परजीवी इन्फेक्शन से, ठीक है, पैरासाइट इन्फेक्शन से लड़ती हैं, उसका नाम क्या हो जाएगा? इसिनोफिल। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। 13 नंबर देखिए, आरबीसी का बाइकैनिको आकार क्यों लाभकारी होता है? ठीक है, बाइकैनिको आपको पता ही है ना, आरबीसी का साइज कैसा रहता है। तो बाइकैनिको द्विअवतल होता है। तो इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है भैया। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो देखिए ऑप्शन आपके पास है, इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है भैया। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? आरबीसी का धुआं आकार क्यों लाभकारी होता है? तो यह रक्त में तुरंत गुणन की अनुमति देता है क्या? नहीं सर। यह सतह क्षेत्र को कम नहीं करता है, बढ़ाता है। ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। यहाँ पे डिक्रीज की बात है, ये गलत हो जाएगा। इट इज़ इंक्रीज, हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है और कोशिकाओं में लचीलापन लाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यह गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाता है और कोशिकाओं में लचीलापन देता है। आरबीसी का द्विवक्राकार आकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को अधिक प्रभावी बनाता है और उन्हें संकरीय कोशिकाओं में आसानी से घूमने देता है। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि ऑल ऑफ दिस फैक्टर कैन लीड टू एनीमिया एक्सपेक्टेड। इनमें से कौन सा कारण एनीमिया खून की कमी के कारण नहीं बनता है? तो भैया एनीमिया सभी को पता है क्या रहता है, खून की कमी से, ब्लड की कमी से होता है। तो ब्लड आयरन की कमी, आयरन डिफिशिएंसी पहला ऑप्शन बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा कारण एनीमिया की खून कमी का कारण नहीं बनता है? आयरन की कमी से तो एनीमिया बनता है। ठीक है, ये कहना तो गलत हो गया। अत्यधिक रक्तस्राव हो जाएगा तब भी एनीमिया का खतरा है। ज़्यादा ब्लड ब्लीडिंग हो गया तो भी दिक्कत है ना। बोन मैरो में की विफलता, तब भी बोन मैरो अगर ख़राब हो गया तब कहाँ से आरबीसी का निर्माण हो पाएगा? सभी को पता है बोन मैरो में ही बनता है आरबीसी। अब देखिए हाइपरएक्टिव आरबीसी प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स का अत्यधिक, ये तो भैया नहीं होगा। ठीक है, यही तो सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगर रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा बन रही है तो खून की कमी कहाँ से होगी? खून की कमी होगी ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आसान प्रश्न था, खुश होने के लिए एग्जामिनर दिया था, लेकिन हमको व्याख्या में इससे संबंधित और भी चीज़ें क्लियर करना है। जब शरीर में रेड ब्लड सेल्स का अत्यधिक निर्माण होता है तो एनीमिया नहीं होता है, बल्कि यह स्थिति क्या कहलाती है सर? पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पॉली मतलब ज़्यादा और यहाँ पे मतलब खून का ज़्यादा। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया कहलाती है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर ए आयरन की कमी जो बोला गया था, यह सबसे समान कारण है एनीमिया का, क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन का ही मुख्य घटक है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, एक तकनीशियन को प्रयोगशाला रिपोर्ट में डब्ल्यूबीसी की संख्या असमान रूप से अधिक मिली। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण क्या हो सकता है भैया? ऑप्शन नंबर, सभी लोग जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी की संख्या ज़्यादा है तो ल्यूकोसाइट का चांस है। तो इन्फेक्शन या सूजन के कारण ल्यूकोसाइटिस। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। व्याख्या में देखेंगे, जब शरीर में इन्फेक्शन या सूजन होती है तो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे इस स्थिति को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि डायस्टोलिक प्रेशर शब्द का अर्थ क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर शब्द का अर्थ क्या है? ध्यान देना है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में। सिस्टोलिक में कितना रहता है? बीपी के मेजर करने का जो दो मेजर दिया गया कि 120/80। तो
तो ये आपका सिस्टोलिक हो या डायस्टोलिक हो गया। तो यही पूछ रहा है कि डायस्टोलिक प्रेशर शब्द का अर्थ क्या है। तो डायस्टोलिक प्रेशर शब्द का अर्थ क्या है कि जब रिलैक्स में देखिए कहीं पे हैं सबसे हृदय संकुचन के दौरान सबसे अधिक ऑप्शन नंबर में बोला गया है कि अधिक, ये तो हो गया आपका सिस्टोलिक का, ये तो गलत हो गया, हमको डायस्टोलिक बताना है। अब देखिए आराम रिलैक्स अवस्था में यहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में रिलैक्स दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डायस्टोलिक प्रेशर तब माना जाता है जब हृदय के निचले कक्ष वेंट्रिकल्स आराम की स्थिति में होती हैं, रिलैक्स अवस्था में होती हैं। यह समान रक्तचाप रीडिंग का निचला मान होता है, जैसे कि 120/80 mmHg में 80, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर आपके सामने है कि कौन सा ब्लड ग्रुप ए और बी एंटीजन नहीं रखता है। ए और बी एंटीजन नहीं रखता है भैया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं रहता है, बल्कि इसके पास एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी रहता है। एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। एंटीजन ना होने के कारण ही ब्लड ग्रुप में आरबीसी ना तो ए और ना ही बी एंटीजन पाए जाते हैं ओ में, ठीक है, लेकिन इसके प्लाज्मा में दोनों एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि अनियंत्रित उच्च रक्तचाप किडनी को क्यों नुकसान पहुंचा सकता है। अनियंत्रित उच्च रक्तचाप किडनी को क्यों नुकसान पहुंचा सकता है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो भैया सभी को पता है कि जब उच्च रक्तचाप रहेगा तो किडनी पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, जिससे फिल्ट्रेशन में दिक्कत होगी, इसी की वजह से नुकसान पहुंच सकता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में बोला जा रहा है कि अक्सर एल्डोस्टेरोन रिलीज को रोक देता है। नहीं भैया, उसको नहीं रोकता है, ठीक है, हार्मोन्स से मतलब ही नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में बोला जा रहा है कि आरबीसी से भी मतलब नहीं है, या गुर्दे की रक्त वाहिकाओं को लगातार दबाव डालता है। हाँ, यही तो सही है, दबाव वाली बात। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्यों? उच्च रक्तचाप गुर्दों की छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वहाँ रक्त प्रवाह बाधित होता है। इससे आपका जो ग्लोमेरुलर रहता है, इसमें फिल्ट्रेशन कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे किडनी फेल हो सकती है, ठीक है। बाकी एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है, इसका सीधा संबंध यहाँ नहीं है, ठीक है। आरबीसी का उत्पादन अक्सर सेकेंडरी में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निरंतर उच्च रक्तचाप के संभावित प्रभावों सिवाय एक को छोड़कर। अच्छा, वही प्रश्न है यहाँ पे दूसरे भाषा में पूछा है। देखिए एक ही टॉपिक से दो प्रश्न पूछ दिया है। निरंतर उच्च रक्तचाप के संभावित प्रभावों सिवाय एक को छोड़कर, तो ज़्यादा बीपी रहता है तो किस चीज़ का खतरा रहता है भैया, यहाँ पे देखिए एक को छोड़कर बताना है। स्ट्रोक का खतरा तो हो ही जाता है, ये तो है, अभी ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है, कि रीनल फेलियर, गुर्दा विफलता, ये भी तो है। और यहाँ पे सिवाय एक को छोड़कर पूछा है, कार्डियक, हाँ, हृदय का बड़ा हो जाता है तभी तो ज़्यादा देखते होंगे जिनको अटैक वगैरह आता है तो बीपी ज़्यादा ही रहती है उनकी, ठीक है, बीपी शुगर के मरीज वो रहते ही हैं। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि अत्यधिक आरबीसी टूटना। नहीं भैया, आरबीसी से कोई लेना देना नहीं है उच्च रक्तचाप में, ठीक है, हाइपरटेंशन में। देखिए निरंतर उच्च रक्तचाप में स्ट्रोक, विफलता, हृदय का बड़ा होना, जिसको आप हाइपरट्रॉफी बोल सकते हैं, हो सकता है, लेकिन आरबीसी के टूटने का समान कारण नहीं होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20 आपके सामने दिखाई दे रहा है कि अगर किसी मरीज का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगातार 140 mmHg से अधिक होता है तो पहली चिंता क्या होगी। अब देखिए 140 mm से ज़्यादा सिस्टोलिक की बात है, 120 नॉर्मल ही रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। देखिए कितना प्रश्न आया हुआ है केवल बीपी मेजर से ही, ठीक है, रक्तचाप से ही 3-4 प्रश्न आ गए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एसेप्सिस का क्लिनिकल संदर्भ में क्या अर्थ है। एसेप्सिस का क्लिनिकल संदर्भ में एसेप्सिस का क्लिनिकल संदर्भ में क्या अर्थ है। तो भैया किसी वातावरण या फिर वस्तु को रोगजनक सूक्ष्म जीवों से मुक्त रखना ही एसेप्सिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एसेप्सिस एक ऐसी चिकित्सीय अभ्यास है जिसका उद्देश्य है कि मरीज के संपर्क में आने वाले सभी उपकरण, सतह, कर्मचारी रोगजनक सूक्ष्म जीवों से पूरी तरह मुक्त हो, सूक्ष्म जीवों से पूरी तरह मुक्त रहे। इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया हुआ,
वायरस हुआ या फिर अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीव वातावरण या फिर सर्जिकल उपकरणों में मौजूद न हो। यह संक्रमण से बचाव की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे मरीज को इन्फेक्शन से बचाया जाता है। इसके विपरीत सूक्ष्म जीवों को बढ़ाना या जानबूझकर फैलाना चिकित्सा नियमों के विरुद्ध होता है। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने दिखाई दे रहा है कि किसी सर्जिकल उपकरण का उपयोग रक्तस्राव को रोकने के लिए ऊतक या रक्त वाहिकाओं को क्लैंप करने के लिए किया जाता है। तो भैया बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर हीमोस्टेट। स्टेट मतलब स्थिर करना और हीमो मतलब ब्लड, ठीक है, रक्तस्राव को स्थिर करना, ठीक है। किस उपकरण का नाम इसका पूछा है तो इसको हीमोस्टेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। हीमोस्टेट एक विशेष प्रकार का क्लैंपिंग उपकरण होता है जिसमें लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। इसका उपयोग रक्त वाहिकाओं या फिर टिश्यूज को कसकर पकड़ने के लिए किया जाता है ताकि ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग को रोका जा सके। स्कैल्पेल का काम क्या है, चीरा लगाने होता है। रिट्रैक्टर क्या है, रिट्रैक्टर मतलब अलगाव ऊतकों को हटाने के लिए, और स्पॉन्ज फॉर्सेप्स स्पॉन्ज या फिर गॉज को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सर्जिकल उपकरणों को स्टेलाइजेशन से पहले अच्छी तरह से साफ करना क्यों आवश्यक होता है। सर्जिकल उपकरणों को स्टेलाइजेशन से पहले अच्छी तरह साफ करना क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि कार्बनिक कचरों को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कार्बनिक कचरे को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। व्याख्या में देखेंगे यदि उपकरण पर खून हुआ ऊतक या फिर प्रोटीन जमा रह जाता है तो यह कार्बनिक अवशेष सूक्ष्म जीवों के लिए सुरक्षा कवच का काम कर सकते हैं जिससे स्टेलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरह सफल नहीं हो पाती है। इसलिए उपकरणों को स्टेलाइजेशन करने से पहले मैनुअल क्लीनिंग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग जैसे कि विधियों से अच्छे से धोया जाता है ताकि स्टेरिलेंट एजेंट जैसे कि भाप या केमिकल हर कोने में पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्जिकल उपकरणों को स्टेलाइजेशन की विधि नहीं है। हम सभी को पता है ऑटोक्लेव है, ड्राई हीट है, ठीक है, नॉन स्टाइल के पानी में 10 मिनट तक डुबोना, ये तो गलत हो जाएगा। वो भी पूछा है नॉन स्टाइल नल के पानी में, ठीक है, नल के पानी से कोई स्टेलाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे स्टेलाइजेशन का उद्देश्य क्या है सर। इसका उद्देश्य है कि सभी प्रकार के सूक्ष्मजीव यहाँ तक कि स्पोर्स, ठीक है, को पूरी तरह नष्ट करना होता है। स्टीम ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट, एथिलीन ऑक्साइड गैस तीनों मान्य हैं और प्रभावशाली स्टेलाइजेशन विधियाँ हैं, लेकिन किसी भी उपकरण को केवल नल के पानी से कुछ मिनट तक भिगोना स्टेलाइजेशन नहीं कहलाता है क्योंकि यह बैक्टीरिया, वायरस या फिर स्पोर्स को मारने में सक्षम नहीं है। यह एक खतरनाक और अप्रभावी प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि एक नर्स देखती है कि एक स्कैल्पेल ब्लेड को बिना दस्ताने वाले यहाँ से छू लिया गया, उचित कार्रवाई क्या रहेगा कि भैया उसे सुरक्षित रूप से त्याग कर नया स्टेलाइज ब्लेड खोलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यदि कोई सर्जिकल उपकरण विशेषकर स्कैल्पेल ब्लेड बिना दस्ताने वाले हाथ से छू लिया गया हो तो वह अब स्टेराइल नहीं माना जाता है। इस स्थिति में उसे बायोमेडिकल वेस्ट नियमों के अनुसार सॉफ्ट कंटेनर में सुरक्षित रूप से फेंक देना चाहिए और उसकी जगह पर नया स्टेराइल उपकरण का उपयोग करना चाहिए। केवल धोना या पोंछना संक्रमण के खतरे को समाप्त नहीं करता। चिकित्सक में हर बार स्टेरिलिटी सर्वोपरि होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि डिसइंफेक्शन का क्या अर्थ है। तो डिसइंफेक्शन का अर्थ है कि सतहों पर रोगजनक सूक्ष्म जीवों की मात्रा को सुरक्षित स्तर तक घटाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिसइंफेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, यहाँ पे ध्यान देना है, डिसइंफेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सतहों पर मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों की संख्या को इस हद तक कम करना कि वे संक्रमण नहीं फैला सकें। यह पूर्ण रूप से स्टेरिलाइजेशन नहीं होता, ध्यान देना है। डिसइंफेक्शन पूर्ण रूप से, क्योंकि इसमें स्पोर्स नहीं मरते हैं, ठीक है, स्पोर्स नहीं मरते हैं, स्पोर्स का नष्ट नहीं होता है, कहने का मतलब ये आप बोल सकते हो। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन नहीं होता क्योंकि इसमें स्पोर्स या फिर सूक्ष्म जीव जीवित रह सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन में सभी जीव नष्ट होते हैं। विकिरण केवल एक विधि है, लेकिन डिसइंफेक्शन के लिए रसायन, गर्मी या फिर अल्ट्रासोनिक तरंगें प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि गर्मी संवेदनशील एंडोस्कोप के उच्च स्तरीय डिसइंफेक्शन के लिए सामान्यतः किस एजेंट का उपयोग किया जाता है। तो भैया गर्मी संवेदनशील
गर्मी संवेदनशील जो है उसको सॉल्यूशन में, ठीक है, किस सॉल्यूशन में, ग्लूटाल्डिहाइड में सॉल्यूशन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन थिएटर में पीपीई का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण होता है। ऑपरेशन थिएटर में पीपीई का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण होता है। यह क्या काम करता है। यह पर्यावरणीय सूक्ष्म जीव को स्टाफ और पेशेंट के बीच फैलने से रोकता है। कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें आसानी से आप बना लेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है पीपीई का, ठीक है। ये भी कभी कभी ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उद्देश्य हेल्थ वर्कर और पेशेंट के बीच संक्रमण की रोकथाम करना है। पीपीई जैसे ग्लव्स हुआ, गाउन्स हुआ, मास्क हुआ, फेस शील्ड हुआ, ये बायोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं जो स्टाफ को रक्त, शारीरिक तरल पदार्थ और हवा में मौजूद रोगजनकों से बचाते हैं। या पेशेंट को भी और हेल्थ वर्कर्स को भी लाभदायक करता है और संक्रमण से सुरक्षित रखता है पीपीई। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय स्टेराइल फील्ड को बनाए रखने में मदद नहीं करता है। स्टाफ की गतिविधि और बातचीत को न्यूनतम रखना, ये तो है। यहाँ पे देखिए, संदेहास्पद संदूषण होने पर स्टेराइल आइटम्स को तुरंत ढकना, ये भी है। स्टेराइल क्षेत्र के ऊपर बार बार हाथ ले जाना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यही नहीं है। केवल गाउन पहने हुए योग स्टाफ द्वारा स्टाइल सामान को छूना, तो ये भी सही है। डी वाला भी सही है, पूछा है नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट है भैया। स्टाइल उपकरण जो है उस पर बार बार हाथ ले जाने से वो फिर से नॉन स्टाइल हो जाते हैं, ठीक है, दूषित हो जाते हैं। तो यह काम नहीं किया जाता है। स्टाइल फील्ड की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि उस क्षेत्र के ऊपर से बार बार हाथ या शरीर को न ले जाया जाए, क्योंकि हवा में मौजूद सूक्ष्म कण या फिर ये कपड़ों से निकलते हैं और कंटामिनेट, आपको पता ही है, कंटामिनेट स्टाइल सरफेस पर गिर सकते हैं। जबकि अन्य विकल्प जैसे कि बातचीत को कम करना, संगीन सामग्री को ढकना, सही तरीके से गाउन पहने हुए व्यक्ति द्वारा ही सामग्री को छूना, ये सभी स्टाइल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। स्टाइल बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन बार बार किसी भी चीज़ को आप स्टाइल ट्रे या फिर उपकरण के ऊपर हाथ ले जाते हैं तो यह कंटामिनेशन का बड़ा कारण हो सकता है। इस पर आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सर्जरी के दौरान यदि कोई अनस्टाइल असिस्टेंट स्क्रब नर्स के पीछे बिना संपर्क किए गुजरता है तो उचित प्रक्रिया क्या होगा। ध्यान देना है, कंफ्यूज होने के लिए, जल्दबाजी में, ठीक है, बिना संपर्क बोल दिया, बिना। अब ये चीज़ कभी कभी होता है प्रेशर में, बिना ना पढ़कर। अब देखिए इसका उत्तर, यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया। अब देखिए इसका उत्तर गलत हो जाएगा, इसका उत्तर अब कुछ और निकल के आएगा। सर्जरी के दौरान यदि कोई अनस्टाइल असिस्टेंट, ठीक है, स्क्रब नर्स के पीछे संपर्क किए गुजरता है तो उचित प्रक्रिया क्या होगा। अब यही हटा दिए तो इसका उत्तर कुछ और हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे हम बिना को हटा दिए। अब बिना संपर्क किए मतलब संपर्क में नहीं आ रहा है। अब इसको आप नहीं पढ़ते हैं, जल्दबाजी में इतना पढ़ लिए, वहाँ पे गलत उत्तर दे देते हैं। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रक्रिया जारी रखें क्योंकि पीठ के संपर्क से बिना गुजरता स्वीकार है। ये आपका उत्तर अब हो जाएगा। यहीं पे हम जैसे बिना ला देते हैं तब इसका उत्तर कुछ और हो जाएगा। तब इसका उत्तर हो जाएगा सर कि पहले उपयोग किए गए उपकरणों को फिर से प्रयोग करें, पूरे कमरे को तुरंत रीस्टाइल करें और स्क्रब नर्स के गाउन को बदलें। तो इसका उत्तर अब ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम बिना लेके चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर ये बिना लेके चलेंगे, ठीक है, हटाएंगे नहीं, ठीक है। अब यहीं पे बिना हटा देंगे, केवल इतना है। अब पढ़िए कि संपर्क किए गुजरता है, तब उसको क्या करेंगे, पूरे का ये क्या करेंगे, स्क्रब नर्स को गाउन को बदलें, ठीक, ये करेंगे। सी वाला उत्तर हो जाएगा। वहीं पे बिना के साथ ये वाला सही हो रहा है, अब बिना हटाने पे सी वाला हो रहा है। तो ये होता है सिली मिस्टेक। इसी सिली मिस्टेक को सुधारना रहता है और वो होगा जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रश्न का, तभी होगा। स्टाइल क्षेत्र के भीतर स्क्रब नर्स को पीछे से बिना संपर्क किए गुजरना समान रूप से स्वीकार होता है जब तक कि कोई फिजिकल कांटेक्ट या फिर फेस टू फेस पासिंग ना हो। स्टाइल गाउन को पीठ आमतौर पर अनस्टाइल मानी जाती है, इसलिए जब कोई व्यक्ति पीछे से बिना छुए निकलता है तो वो कंटामिनेशन में नहीं आता है। यदि संपर्क नहीं हुआ है तो ऑपरेटिव फील्ड अनटच है तो पूरे कमरे को रीस्टाइल करने या फिर गाउन बदलने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि फार्माकोलॉजी की वह शाखा कौन सी है जो शरीर में दवा के प्रभाव और कार्यविधियों, ध्यान देना है, कार्यविधियों का अध्ययन करता है। जब बात दवा के कार्यविधि का है तो उत्तर आपका
क्या हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा फार्माडायनामिक्स। ठीक है, फार्माकोडायनामिक्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उत्तर बी हो जाएगा फार्माडायनामिक्स। ठीक है, देखिए क्या रहता है कि फार्माकोडायनामिक्स वह शाखा है जो यह समझाती है कि भैया दवाएं शरीर में रिसेप्टर एंजाइम, देखिए आपको बैकग्राउंड में हो सकता है कि डॉग्स की आवाज़ आती होंगी, तो गली के वो जानवर देखे हुए हैं ये लोग, ठीक है, गली के डॉग्स हैं, तो उसी में आवाज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पे रिसेप्टर एंजाइम या फिर सेल्यूलर सिस्टम पर कैसे कार्य करती हैं, सेलुलर सिस्टम पर कैसे कार्य करती हैं, किस तरह से ये इस चीज़ को एब्जॉर्व करती हैं और क्या प्रभाव दिखाती हैं, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं फार्मोडायनामिक्स में। वहीं पे फार्मोडायनामिक्स में और वहीं पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने देख लिया। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया आपने। ठीक है, फार्मोडायनामिक्स में हो गया। अब वहीं पे आपको अगर पूछ लिया जाए कि भैया दवा का एब्जॉर्बेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो फार्माकाइनेटिक में आता है। ठीक है, फार्माकाइनेटिक आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब कौन सा रूट दवा का गाल और मसूड़े के बीच के जगह में प्रविष्ट करता है, गाल और मसूड़े, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बकल में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, बकल रूट में दवा को मुंह के अंदर, गाल और वीडियो को बार बार पोज करना पड़ा है, इन डॉग की वजह से ज़्यादा भौंक रहे हैं। ठीक है, तो बकल रूट में दवा को मुंह के अंदर, देखिए फिर साउंड, जैसे हम वीडियो शूट करते हैं, ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं यार, वीडियो को जैसे चालू करते हैं। बकल रूट में दवा को मुंह के अंदर, गाल मसूड़े के बीच रखा जाता है, जहाँ से ये ओरल म्यूकोसा के माध्यम से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होती हैं। यही तरीका उन दवाओं के लिए उपयोग होता है जिन्हें पेट या लीवर की दिक्कतें होती हैं। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचना होता है। सबलिंगुअल रूट में क्या रहता है, दवा जीभ के नीचे रखा जाता है। ठीक है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन स्किन की ऊपरी परत में दी जाती है और इंट्रावेनस सीधा नस में दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन, इसका एक जैसे आपको याद नहीं है तो कैसे आप याद करेंगे, खाली बी और सी। ठीक है, आपको पता ही है बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी जितने विटामिन आ गए बी और सी के अलावा वो सब वसा में घुलनशील होते हैं। अगर ऐसे भी नहीं याद होता है तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वसा में ज़्यादा क्या रहता है, कीड़ा रहता है। वसा में ज़्यादा क्या रहता है, कीड़ा रहता है, KE और DA। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। बाकी याद करने की तो पूछा जा रहा है कि प्रश्न की फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, K, E, ठीक है, इसमें जो रहता है टॉक्सिसिटी की संभावना अधिक क्यों रहती है, क्योंकि भैया ये फैटी टिश्यू और लीवर में जमा हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फैट सॉल्युबल विटामिन शरीर में फैट रिच क्षेत्रों जैसे कि लीवर हुआ, एडिपोज हुआ, ठीक है, इसमें स्टोर हो सकते हैं, जिससे समय के साथ अधिक मात्रा में सेवन करने पर ये विटामिन शरीर से आसानी से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है। वहीं पे जो वाटर सॉल्युबल रहते हैं तो या पसीने के माध्यम से या फिर पेशाब मूत्र के माध्यम से निकल जाते हैं, तो उनकी दिक्कत नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे भैया ये बाहर निकलते नहीं हैं, ठीक है, जो टॉक्सिसिटी का कारण बन सकते हैं। इसके विपरीत अब वही बताया गया है वाटर सॉल्युबल के बारे में, तो वो आप देख लेना। देखिए प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व लीवर में ड्रग को मेटाबॉलिज्म पाचन परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है। निम्न से कौन सा एक तत्व लीवर में ड्रग के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित नहीं करता है। अच्छा प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आउटर पैकेजिंग कलर स्कीम। ठीक है, बाकी सभी हैं आउटर पैकेजिंग कलर स्कीम, ये लीवर में ड्रग के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित नहीं करता है। बाकी लीवर एंजाइम की उपलब्धता प्रभावित करता है, क्रोनिक लीवर डिजीज है तभी प्रभावित होगा ही। अब वहीं पे फूड इंटरेक्शन हो गया तभी दिक्कत है ही। ठीक है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म लीवर में एंजाइम की उपलब्धता लीवर की सेहत और भोजन या फिर अन्य दवाओं से होने वाले इंटरेक्शन पर निर्भर करता है। लेकिन दवा के डिब्बे या फिर पैकेट का रंग, डिजाइन या लेबलिंग का लीवर में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया से कोई
लेना देना नहीं होता है, इसलिए डी सही उत्तर है। प्रश्न है कि एक वृद्ध रोगी को समान एडल्ट खुराक देने पर टॉक्सिसिटी दिखती है, इसका सबसे संभावित कारण क्या है? ठीक है, एक वृद्ध रोगी है, पेशेंट है, उसकी एक समान एडल्ट की खुराक दे रहे हैं और देने पर टॉक्सिसिटी की दिखती है, तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है भैया? इसका सबसे संभावित कारण, इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि भैया उम्र के कारण ड्रग क्लियरेंस में कमी और प्लाज्मा लेवल का बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वृद्धावस्था में लीवर और किडनी की कार्यक्षमता कम हो जाती है, जिससे दवा शरीर में धीरे धीरे निकलती है और उसका स्तर रक्त में बढ़ता जाता है, जिससे क्या हो जाता है? टॉक्सिसिटी हो सकती है। अन्य विकल्प जैसे दवा का वाष्पीकरण, अवशोषण न होना टॉक्सिसिटी नहीं बल्कि दवा की कमी को दर्शाती है, इसलिए उत्तर बी आपका सही था। नेक्स्ट पर 36 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसे पदार्थ को दर्शाता है जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या फिर अन्य सूक्ष्म जीवों को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने में उपयोगी होता है? देखिए यहाँ पे बात क्या है सर, बैक्टीरिया हुआ, फंगस हुआ, वायरस हुआ या फिर अन्य सूक्ष्म जीव हैं, इनको मारने या फिर उनकी वृद्धि को रोकने के लिए हम एंटीमाइक्रोबियल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एंटीमाइक्रोबियल ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी इन्फेक्शन को फैलाने वाले सूक्ष्म जीव को ख़त्म करने या उनकी वृद्धि को रोकने में मदद करते हैं। बाकी और जो ऑप्शन में दिया था आपका कैथार्टिक, ये आंत को खाली करने वाली दवा है, और ये इमेटिक उल्टी कराने वाली दवा होती है, ठीक है। बाकी हाइपोग्लाइसेमिक, ये ब्लड शुगर को कम करने वाली दवा है, इसलिए सही उत्तर बी है। पूछा जा रहा है कि भैया सेफ्ट्रीएक्सोन और सेप्रोक्साइम किस एंटीबायोटिक वर्ग से संबंधित है? तो ये भैया सेफालोस्पोरिन्स वर्ग से संबंधित है आपका सेफ्ट्रीएक्सोन और सेप्रोक्साइम, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये व्याख्या है, आप पढ़ सकते हैं। पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम होते हैं, लेकिन उनकी संरचना अलग होती है। वहीं पे आपका फ्लोरोक्विनोलेंस जैसे कि सिप्रोफ्लक्सासिन या डीएनए को प्रभावित करता है। तो सिप्रोफ्लक्सासिन कहाँ पे आता है आपका? ये फ्लोरोक्विनोलेंस में आता है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन ये डॉक्सीसाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, इसलिए उत्तर आपका बी सही है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप एंटीबायोटिक हैं, इनका सावधानी पूर्वक उपयोग क्यों आवश्यक है? क्योंकि भैया ये समान जीवाणु को भी मार सकते हैं और प्रतिरोधक जीवाणु को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सभी कारण एंटीबायोटिक उपचार के विफल होने का कारण बन सकते हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो भैया उचित डोज और सही समय अवधि, ठीक है। उचित डोज और समय अवधि इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। प्रश्न नंबर 40 पूछा जा रहा है कि एक रोगी को पेनिसिलिन इंजेक्शन देने के बाद गले में सूजन और चकत्ते हो जाते हैं, सबसे ज़रूरी पहला कदम क्या होगा? सबसे ज़रूरी पहला कदम यह है कि भैया इन्फ्यूजन को तुरंत रोकना और संभावित एनाफिलैक्सिस को संभालना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गले में सूजन और हाइप्स एनाफिलैक्सिस के संकेत हो सकते हैं, जो एक जानलेवा एलर्जिक रिएक्शन होता है। ऐसे में सबसे पहले इन्फ्यूजन को बंद करना रहता है और इमरजेंसी चिकित्सा देना जरूरी होता है। लोशन या फिर ओरल दवा इस स्थिति में उपयुक्त नहीं है, इसलिए उत्तर भी सही है। ये पूछ लिया भैया काइनेटिक का दूसरा, क्यों वहाँ पे डायनेमिक्स पूछा था, यहाँ पे काइनेटिक पूछ लिया है। फार्मा काइनेटिक का क्या अर्थ है? तो भैया इसमें क्या किया जाता है, दवा के शरीर में अवशोषण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स यह वह प्रक्रिया है जिसमें यह देखा जाता है कि दवा शरीर में कैसे प्रवेश करती है, रक्त में कैसे फैलती है, डिस्ट्रीब्यूशन या कैसे टूटती है, बदल जाती है, मेटाबॉलिज्म अंत में कैसे बाहर निकलती है, ये सभी चीज़ें देखा जाता है, ठीक है। वहीं पे फार्माकोडायनामिक्स इसमें क्या रहता है, यहाँ पे दवा के प्रभाव का अध्ययन करता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बच्चों में रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? कुछ है नहीं है, विटामिन डी, ठीक है। आसान प्रश्न पूछा था। विटामिन के का समान रक्त का थक्का जमने में कैसे सहायक होता है? समान रक्त का थक्का जमने में कैसे
सहायता करता है। तो ये भैया क्या करता है, या लीवर में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं था। विटामिन से प्रश्न आसान ही रहते हैं, कर लेंगे आप, कोई दिक्कत है ही नहीं। इनमें से कौन सा आमतौर पर एक कीमोथेरेपेटिक एजेंट नहीं माना जाता है? तो भैया कैंसर विरोधी दवाई तो है एंटी, और यहाँ पे उत्तर हो जाएगा एनाल्जेसिक दवाई। ठीक है, एंटीफंगल भी है, एंटीबायोटिक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट नहीं माना जाता है किसको, एनाल्जेसिक को दवा को। ठीक है, दर्द निवारक दवा को। बाकी एंटीफंगल को माना जाता है, एंटीबायोटिक को भी, और एंटी कैंसर तो है, इसका नाम ही है एंटी कैंसर ड्रग। तो ये रहे सारे आपके 45 प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न हम देखेंगे, यदि किसी रोगी को ताज़ा घाव हुआ है और टिटनेस की वैक्सीन स्थिति स्पष्ट नहीं है तो सबसे उपयुक्त रोकथाम क्या होगा? सबसे उपयुक्त रोकथाम यह है कि भैया उसको टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन और टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन दें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 पूछा जा रहा है कि आपको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन से क्या तात्पर्य है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन ये क्या रहते हैं भैया, ये कमज़ोर किए गए रोगजनक वाले टीके होते हैं जो मजबूत, ध्यान देना है, मजबूत, कमज़ोर रहते हैं लेकिन मजबूत प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, व्याख्या पढ़ लेना। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कमज़ोर कर दिए गए होते हैं ताकि वे बीमारी ना पैदा करें लेकिन शरीर में जाकर मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मीजल्स, खसरा, ये सभी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्या कौन कौन से लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं? मीजल्स हुआ, ठीक है, मम्पस हुआ, रूबेला। MMR पूछ लिया जाएगा। MMR किस प्रकार की वैक्सीन है? तो बताना है कि सर ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। तो आज की वीडियो में बस 46 प्रश्न ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। अगर थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, ठीक है, कंटिन्यू बेल आइकन को प्रेस रखें। जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। कुछ मिनट का समय देकर बहुत कुछ आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।